हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और 2022 में भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको साइंस के 30 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको साइंस के प्रीवियस ईयर के 30 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है कि पादप जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो पादप जगत है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 3 भागों में क्या कर रखा है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से मैं भी आपको बताता हूँ। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा कौन सा है ब्रायोफाइटा, और तीसरा क्या है ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पादप जगत 3 भागों में डिवाइड है। हाँ, इसके बाद इसके कुछ और भी पार्ट्स हैं, उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, जो शैवाल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। और मैं आपको बता दूं, जो माइकोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें कवक होते हैं जो उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो ऑर्निथोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आपको पता होगा पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और जो साइटोलॉजी होती है इनमें किसका अध्ययन किया जाता है, सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बर्फ में पाए जाने वाले शैवाल को कहा जाता है। ऐसे शैवाल जो बर्फ में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, इसलिए इनको ध्यान से देखना। तो ऐसे ऐसे शैवालों को कहा जाता है क्रिप्टोफाइटस। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोफाइटस। जो शैवाल किस में उगते हैं या जो शैवाल कहाँ पे होते हैं, जो बर्फ में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो ये जुकरेला होता है ये किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा, ठीक है, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है जो कि किस में पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रोटोडर्म है ये कहाँ पाया जाता है, कछुए की पीठ में। कहाँ पाया जाता है, कछुए की पीठ। कछुए की पीठ में कौन सा शैवाल पाया जाता है, प्रोटोडर्म। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो लिथोफाइटस होता है ये कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में। ठीक है, चट्टानों में ये शैवाल पाया जाता है। तो देखिए आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से सही तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगर अगर ये एक प्रकार का पदार्थ होता है, किस शैवाल में पाया जाता है। अगर अगर एक पदार्थ होता है, ये किस शैवाल में ये पाया जाता है। इसका यूज़ हम, जो अगर अगर होता है इसका यूज़ हम आइसक्रीम वगैरह में भी बनाने में भी करते हैं। तो ये दोस्तों किस में पाया जाता है, लाल शैवाल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लाल शैवाल में अगर अगर नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ये अलवा है ये भी एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। इसका यूज़ किया जाता है सलाद के रूप में, यानी खाने के रूप में किया जाता है, यानी सलाद के रूप में लोग इसका यूज़ करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ये क्लोरेला है इसका यूज़ होता है मेडिसिन, यानी कि दवाइयाँ वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 क्लोरेला। क्लोरेला को क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एसिटा बलेरिया है, जो ये क्या है, सबसे छोटा शैवाल, मतलब सबसे, ध्यान से देखना, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा होता है, एसिटा ब्लेरिया। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये लेमिनरिया होता है, लेमिनरिया ये क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन में भी ये पाया जाता है। जो समुद्र से जो नमक निकलता है ना, उस वाले नमक में ये पाया जाता है। और मैं आपको एक बता दूँ तो जो ये मैक्रोसिस्टिस है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा शैवाल। ठीक है, सो कौन सा है, मैक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ा। ये आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि किसे प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किसे प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, प्रथम स्थलीय पौधा।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो दोस्तों ये ब्रायोफाइटा, इनमें क्या होता है, ये पौधे कहाँ उगते हैं, छायादार और नम वाले जगह में ये उगते हैं, ठीक है। और इनमें जड़ें नहीं पाई जाती है। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उन पौधों का पादप जगत का नाम बताइए जिनमें जड़ें नहीं होती है या वो छायादार या नम वाली जगह में उगते हैं, तो ब्रायोफाइटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि डोसोनिया पौधा किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। डोसोनिया पौधा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम होगा उसमें थोड़ा जो लेवल होगा ना, वो भी थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पुराने घिसे पीटे प्रश्न बिल्कुल भी वहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। तो इस टाइप के प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डोसोनिया पौधा किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रायोफाइटा, ठीक है। क्या है, ब्रायोफाइटा किसके अंतर्गत आता है, डोसोनिया किसके अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइटा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रायोफाइटा का क्या है, सबसे बड़ा पौधा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा पौधा, सबसे बड़ा पौधा होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है, डोसोनिया पौधा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा की बात करें हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस वर्ग के पौधे में मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। किस वर्ग के पौधे क्या होते हैं, मृदा अपरदन यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ब्रायोफाइटा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा होता है ना, इनमें क्या होता है, इनकी जो जल अवशोषण शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इसलिए क्या करते हैं, बाढ़ रोकने में भी इनका यूज़ किया, बाढ़ को कंट्रोल करने में या बाढ़ रोकने में भी इनका यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों काफ़ी मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि मृदा अपरदन को रोकने में भी इसका यूज़ किया जाता है, बाढ़ रोकने में भी इनका यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस पौधों या किस पौधे में जो जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो 3 आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो किसी टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस वर्ग के पौधों को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। विकसित बीज रहित पौधा किस पौधे को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा पौधा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत नहीं आता। जिम्नोस्पर्म के माने किसकी बात हो रही है, जिनमें क्या होते हैं, नग्न बीज, इनको क्या बोलते हैं, नग्न बीज पौधा भी बोलते हैं, ठीक है। नग्न बीज पौधा भी इनको बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन सा पौधा नहीं आता है, तो इसका सही आंसर है नारियल। नारियल किसके अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी जो तीनों के तीन हैं ये किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस पौधों की पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस से क्या होते हैं, रस्सी तथा झाड़ू क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि निम्न में से किसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। किस पौधे को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, किसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म का मेवा। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिलगोजा। क्या हो जाएगा, चिलगोजा को क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ जो ये साइकस होता है इसे क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो टैनिन होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा हो गया, चमड़ा बनाने या स्याही बनाने में भी टैनिन का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये कॉनिफर होता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है कागज़ बनाने में, ठीक है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कागज़ बनाने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2022 में इस बार क्या ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, साइकस। क्या कहा जाए कि किसको कहा जाता है, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और साइकस की एक क्वालिटी क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु होता है, सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंडाणु, ठीक है, अंडाणु प्लस शुक्राणु किसके होते हैं,
साइकस के ही होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए किसके होते हैं, साइकस के ही होते हैं। ठीक है, ये आपको, ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से रखना कि पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस पौधे का सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, तो आपको क्या करना है, साइकस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, लाइकेन निम्न में से किससे मिलकर बना होता है। जो लाइकेन होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता, जो लाइकेन होता है किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और जो लाइकेन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, शैवाल तथा कवक दोनों से मिलकर ये बने हुए होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किससे मिलकर बने होते हैं, दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इनमें जो प्रजनन होता है ना, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ठीक है, इनमें 3 टाइप से होता है। 3 टाइप का इनमें क्या होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, कौन सा, कायिक, ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें 3 प्रकार के प्रजनन पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी टाइप का घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। कौन से वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, ये 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन किसके अंतर्गत आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और थैलोफाइटा के अंतर्गत ये किससे मिलकर बना होता है, शैवाल कवकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होते हैं, कि जहाँ वायु प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होते। क्या नहीं होते, ये अब्सेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पे ये उगते ही नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन है। अगला इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्टिकोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पेड़ की छाल में। ठीक है, क्या किसकी बात हो रही है, लाइकेन की बात हो रही है। ये क्या है, लाइकेन के टाइप है। ठीक है, लाइकेन के ये क्या टाइप है, मतलब ऐसे जो ये कॉर्टिकोल्स लाइकेन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ की छाल में पाए जाते हैं। और जो ये सेक्सिकोल्स लाइकेन्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, खाली चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सेक्सिकोल्स क्या है, सेक्सिकोल्स क्या है, लाइकेन्स है। कॉर्टिकोल्स क्या है, लाइकेन्स है। कॉर्टिकोल्स पेड़ की छाल में पाए जाते हैं, सेक्सिकोल्स खाली चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कौन सा हार्मोन भाग लेता है कोशिका विभाजन में, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। अब ऑक्सिन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, तो इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, जड़ वृद्धि नियंत्रित, मतलब जड़ की जो वृद्धि है उसको कंट्रोल करता है। प्लस क्या करता है, ये पत्तियों तथा फलों को झड़ने पर भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, पादप हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को, किस प्लांट्स हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीजेंस। क्या हो जाएगा, फ्लोरीजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो ये एथिलीन होता है ये क्या होता है, फल पकाने में इसका यूज़ किया जाता है, फलों को पकाने में। ठीक है, फलों को पकाने में किसका यूज़ किया जाता है, एथिलीन को। ठीक है, फलों को पकाने में, तो ये आपको पता होगा। तो ये आपको शायद पता नहीं होगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, फ्लोरीजेंस को। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भूलना मत कभी भी इसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ, अब ऐसे प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, घुमा के प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, मतलब जो प्रोटोजोआ के कारण नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। क्या है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक क्या ये रोग है। ठीक है, हेरिडेटरी डिजीज है। बाकी जो ये दोस्तों 3 रोग है किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, याद रखना प्रोटोजोआ से ही होते हैं। ठीक है, पैचिस प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से, और पायरिया भी प्रोटोजोआ से ही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डाउन सिंड्रोम आपका आनुवांशिक रोग से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कि फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फूलों के जो अध्ययन होता है उनको क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसको कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है,
एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। और जो पोमोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन, ठीक है, फलों का अध्ययन, फ्रूट्स वगैरह का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। और जो डेंड्रोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष प्लस झाड़ियाँ, ठीक है, जो वृक्ष प्लस झाड़ियाँ होती है ना उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ब्रायोफाइटस, किसका, ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसमें किया जाता है, ब्रायोलॉजी में, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि पायरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जो पायरिया होता है किसके कारण होने वाला ये बीमारी है, तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। पहले तो मैंने आपको पता होना चाहिए जो ये पायरिया होता है किस कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, तो अब कौन सा प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ का किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ का कौन सा वो है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पायरिया किसके, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा, क्या हो जाएगा, एंट अमीबा जिंजीवालिस, किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजीवालिस के कारण क्या होता है, पायरिया होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें इससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना मलेरिया किस होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिका इससे क्या होता है, पैचिस, पैचिस के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। और जो ये लेशमेनिया डोनोवानी है ये इससे क्या होता है, काला जार, ठीक है, काला जार जो रोग होता है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। तो ये आपको ही ध्यान रखना है, प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो पायरिया में क्या होता है, पायरिया दांतों से रिलेटेड होता है, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, दांतों से रिलेटेड एक बीमारी होती है, डिजीज होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है आज इस वीडियो का कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। जो मनुष्य होता है उसकी जो खोपड़ियाँ होती है, वो खोपड़ी होती है, उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 22, क्या होती है, 22 अस्थियां होती है खोपड़ी में, ठीक है। अब जो 22 अस्थियां होती है उनको थोड़ा डिवाइड कर दिया जाता है। जो 8 होती है उनको क्या, 8 जो अस्थियां होती है 22 में से वो क्या करती है, माइंड को कवर करती है, ठीक है, मस्तिष्क को कवर देती है। और जो 14 है बची हुई 22 में से 8 गए 14, तो 14 जो अस्थियां वो क्या करती है, फेस बनाती है, हमारा जो चेहरा होता है उसका बनावट किसके द्वारा ही होती है, ये जो 14 अस्थियां बची हुई होती है। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको 30 साइंस के प्रैक्टिस सेट चाहिए तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना।